नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके जीके के लिए एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ जो किसी भी पेपर में आप जाते हो तो एक प्रश्न यहाँ से आता है। ठीक है, संविधान सभा का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, चाहे एचएसएससी हो, चाहे आपका आरपीएससी हो, चाहे आपका कोई दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस हो, या कोई आपका रेलवे का हो, या सीजीएल का हो, कोई भी आपके संविधान सभा से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा वो मेरे इस टॉपिक से बनेगा, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, संविधान सभा की बातें। ठीक है, आज की कक्षा रहेगी हमारी और टॉपिक क्या रहेगा, तो संविधान सभा की बातें। संविधान सभा की बातें। दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न, छोटा सा बेसिक प्रश्न अगर मैं बात करूं, तो संविधान कहते हैं किसी भी देश के लिखित दस्तावेज को मेरे दोस्तों संविधान कहा जाता है। किसी भी देश के लिखित दस्तावेज को संविधान कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। संविधान की जननी किसे कहते हैं? आप सभी ने पढ़ रखा है, सभी को पता है, ब्रिटेन को बोलते हैं संविधान की जननी। फिर आप कहोगे सर, ब्रिटेन का संविधान तो आज भी अलिखित, मौखिक और पौराणिक है। ब्रिटेन का संविधान तो आज भी अलिखित, मौखिक और पौराणिक है। तो बताइए फिर आप, लिखित, आपने कहा लिखित दस्तावेज, तो लिखित संविधान सबसे पहले आप याद कीजिए यूएसए ने अपनाया था। दोस्तों, इस टॉपिक की अगर मैं भारत में अगर सबसे पहले बात करूं, तो आप याद कीजिए एक विशेष व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। आपने भी ये नाम पढ़ा है, इतिहास का बहुत ही सुंदर नाम है, बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक वो महोदय थे जिन्होंने सबसे पहले 1895 में पूना अधिवेशन में स्वराज्य विधेयक की मांग की थी। किसकी मांग की थी? तो जरूर याद रखेंगे, स्वराज्य विधेयक की मांग की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये पहला वो भारतीय व्यक्ति था जिसने संविधान की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो सबसे पहले किस भारतीय व्यक्ति ने, आप याद रखेंगे, सबसे पहले किस भारतीय व्यक्ति ने स्वराज्य विधेयक की मांग की है? तो आप बताएंगे किसने की है? कि बाल गंगाधर तिलक ने। ये जरूर याद रखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न जो लेके आए वो है मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट ग्रेट पर्सनैलिटी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने, आप याद कीजिए, 1922 में क्या कहा था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी गांधी जी ने 1922 में। क्या कहा था? कि भारतीय संविधान भारतीय व्यक्तियों की इच्छा पर होगा। गांधी जी का कथन क्या था? तो आप जरूर याद रखेंगे, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान, क्या कहा था? कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा पर होगा। भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, वो किसकी इच्छा पर होगा? तो भारतीय भारतीय व्यक्तियों की इच्छा पर होगा भारतीय संविधान। ये जरूर याद रखेंगे। ये किसने कहा था? ये कहा था, नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान किस पर होगा? भारतीय व्यक्तियों की इच्छा पर होगा। ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है और ये प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये जरूर याद रखेंगे। फिर एक विशेष प्रश्न बन जाता है हमारे एग्जाम का, आप जरूर याद रखेंगे, जो ये आपने नाम लिखा है स्वराज्य शब्द। आपने कहा कि स्वराज्य की मांग सबसे पहले किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी स्वराज्य की मांग सबसे पहले। मगर स्वराज्य शब्द का प्रयोग मेरे दोस्तों अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने किया है तो उस महान ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम है, जरूर याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। ये जरूर याद रखेंगे। ये 3% मैंने लिखे। आज का जो मेरी पहली क्लास है, वो पहली क्लास मैं लिखवा रहा हूँ आपको किस सब्जेक्ट को लेकर, संविधान सभा के विषय को लेकर। मैंने आपको बताया कि पहला वो भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले स्वराज्य यानी संविधान की मांग की थी। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1895 में ये मांग की थी। किस भारतीय व्यक्ति ने ये कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय व्यक्तियों द्वारा लिखा जाएगा, यानी भारतीय संविधान भारतीय व्यक्तियों की इच्छा पर होगा। ये जरूर याद रखेंगे, भारतीय व्यक्तियों की इच्छा
पर होगा, ये गांधी जी ने कहा था, ये ज़रूर याद रखेंगे। पर स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ज़रूर याद रखेंगे, स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया है, वो किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने। ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहनदास करमचंद गांधी की हम बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान कौन लिखेंगे? भारतीय व्यक्ति लिखेंगे। गांधी जी के इसी कथन पर आप याद कीजिए, 1 जनवरी 1923 को भारत में पहली बार संविधान लिखने वाली एक पार्टी बनी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वराज्य पार्टी। क्या कहते हैं? स्वराज्य पार्टी। जो ये स्वराज्य पार्टी थी मेरे दोस्तों, नेक्स्ट इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1935 को हुआ था। और दो विशेष व्यक्ति थे जिन्होंने इसका गठन किया था। उन व्यक्तियों का नाम क्या था? तो जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोतीलाल नेहरू। एक व्यक्ति का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। और एक व्यक्ति था कौन? चित्तरंजन दास। ये जरूर याद रखेंगे, चित्तरंजन दास। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। कब? 1 जनवरी 1935 को, गांधी जी के कहने पर। क्योंकि जब गांधी जी ने 1922 में, ये देखिए, जब गांधी जी ने 1922 में ये कहा कि भारतीय संविधान भारतीय व्यक्ति लिखेंगे, तो अंग्रेजों ने हमारे सामने एक चैलेंज रखा था कि कौन सा वो भारतीय व्यक्ति है जो संविधान लिखेगा। तो इन दो व्यक्तियों ने ये चैलेंज स्वीकार किया था। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने कठोर मेहनत की, और उस मेहनत के बाद आप याद कीजिए, 10 अगस्त भारतीय इतिहास की वो डेट जब पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति ने संवैधानिक बातें लिखी। आप जरूर याद रखेंगे, 10 अगस्त 1928 को इस स्वराज्य पार्टी ने एक स्वराज्य विधेयक लिखा था, जिसे इतिहास में क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी 10 अगस्त 1922 को। ये जरूर याद रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट में सदस्य संख्या क्या थी? सदस्य संख्या, ये जरूर याद रखेंगे, जो सदस्य संख्या थी मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, 10+1 11 व्यक्ति थे नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इस रिपोर्ट के अध्यक्ष थे। ये जरूर याद रखेंगे। और नेहरू रिपोर्ट के जो सचिव थे, वो ग्रेट पर्सनैलिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस नेहरू रिपोर्ट के क्या थे? तो जरूर याद रखेंगे, ये सचिव थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। और नेहरू रिपोर्ट के सचिव कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट के सचिव थे। नेहरू रिपोर्ट से प्रश्न क्या बनता है? नेहरू रिपोर्ट जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, किसी किसी भी भारतीय किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा लिखा गया, भारतीय व्यक्ति द्वारा लिखा गया, भारतीय व्यक्ति द्वारा लिखा गया पहला संविधान कहलाया। पहला संविधान कहलाया। ये जरूर याद रखेंगे, किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा लिखा गया पहला संविधान कहलाया था। ये जरूर याद रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ये जरूर याद रखेंगे, 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट को ही क्या कहते हैं भारतीय इतिहास में? इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। मसौदा, आगे कहोगे सर मसौदा समिति, तो प्रारूप समिति को भी बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी को भी बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, और इसे भी मसौदा समिति कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट में सदस्य कितने थे? कल परसों एक एचटेट का पेपर हुआ था, एसएस के पेपर में ये पूछा गया था कि नेहरू रिपोर्ट में कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे, 10+11। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू।
और नेहरू रिपोर्ट के सचिव कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट के क्या थे मेरे दोस्तों? सचिव। याद रखेंगे, अगर यहाँ से प्रश्न बन जाए तो भी बड़ा जबरदस्त प्रश्न बनता है। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और सचिव। जो नेहरू रिपोर्ट है वो किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा लिखा गया, किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा लिखा गया पहला संविधान है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। चलो आप याद कीजिए नेहरू रिपोर्ट। अगर नेहरू रिपोर्ट की कहानी मैं आपको बताऊं तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने, किसने? तो जरूर याद रखेंगे, मुस्लिम मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम लीग ने यानी नेक्स्ट किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद नेक्स्ट अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, जरूर याद रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। किसने स्वीकार अस्वीकार कर दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, अस्वीकार कर दिया था नेहरू रिपोर्ट को। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। कब? 29 मार्च। आप याद रखेंगे, डेट याद रखनी है, 29 मार्च 1929 को उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। यानी मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। क्या डेट थी? नेक्स्ट 29 मार्च 1929 को। यहां से भी प्रश्न हमारा बन जाता है। इसे अस्वीकार करके, नेक्स्ट इसे अस्वीकार करके नेक्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, आप याद रखेंगे, 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। मांग प्रस्तुत की थी। कब? 29 मार्च 1929 की बातें हैं। यहां से भी हमारे प्रश्न बन जाते हैं। यहां से हमारे देश में संवैधानिक बातें शुरू हुई और हमारे दिमाग में एक विचार आया कि हम अपना संविधान बनाएं और संवैधानिक बातों की शुरुआत करें। हम संविधान बना भी सकते हैं, ऐसी बातें हमारे दिमाग में आई, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट याद कीजिए, माधवेंद्र नाथ राव, ये वो ग्रेट पर्सनैलिटी माधवेंद्र नाथ राव जिन्होंने 1934 में सबसे पहले, जरूर याद रखेंगे, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। किसका विचार दिया था? संविधान सभा का विचार दिया था। संविधान सभा का नेक्स्ट विचार देने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय कौन था? माधवेंद्र नाथ राव। ठीक है, माधवेंद्र नाथ राव। जो माधवेंद्र नाथ राव है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये वामपंथी आंदोलन के नेता थे। किस आंदोलन के नेता थे? तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट वामपंथी। ठीक है, वामपंथी नेक्स्ट आंदोलन के नेता थे। इन्होंने सबसे पहले हमें संविधान सभा का विचार दिया था। किस भारतीय व्यक्ति ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया है? तो क्या नाम है उसका? माधवेंद्र नाथ राव ने। जब हम संविधान की बातें कर रहे थे तो माधवेंद्र नाथ राव ने हमें सबसे पहले कहा था कि हमारे लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त बनता है और बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एग्जामिनर ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आप याद कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अगर बात करें तो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, ये जरूर याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, किस रूप से? आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग। नेक्स्ट आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग
कब की? तो जरूर याद रखेंगे आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? 1935 में। ये जरूर याद रखेंगे अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो। नेक्स्ट कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी, वो कब की थी? 1935 में। और आप याद कीजिए वो ग्रेट पर्सनैलिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था 1938 में? वो सुनने वाली बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में हमें कहा था, क्या कहा था? कि नेक्स्ट स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा, स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित की गई संविधान सभा बनाएगी। तो ये जरूर याद रखेंगे पंडित नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से ये बहुत बड़ी बात हमें बताई थी कि जो स्वतंत्र भारत का संविधान होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्र स्वतंत्र नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के बाद वयस्क निर्वाचन के आधार पर जो संविधान सभा बनाई जाएगी वो बनाएगी हमारा संविधान। तो वयस्क संविधान सभा की मांग हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख से किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने इस विषय पर कार्य किया। और आप याद कीजिए 4 अगस्त जब ब्रिटेन को यह पता चल गया भी अब भारतीय संविधान की मांग कर रहे हैं, तो 4 अगस्त 1935 को जो ब्रिटिश राजा थे, जो ब्रिटेन के राजा थे, उन्होंने हमारे लिए, ब्रिटेन के राजा का जो नाम था उस समय आप सारे जानते हो, जो भारत भी आए थे, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने हमें पहली बार, ये जरूर याद रखेंगे, जॉर्ज पंचम ने 4 अगस्त 1935 को जॉर्ज पंचम ने हमें एक विधेयक बनाने की अनुमति दे दी थी। किसकी अनुमति? विधेयक विधेयक बनाने की अनुमति दी थी। कब दी थी ये विधेयक बनाने की अनुमति? 4 अगस्त 1935 को। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर बना नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण विधेयक जिसको हम बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जरूर याद रखेंगे, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये। इसे भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम हमने ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की अनुमति से बनाया था। ये जरूर याद रखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बनाया गया था, भारतीयों के लिए बनाया गया था। अखिल भारतीय, आप जरूर याद रखेंगे, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना इस विधेयक का उद्देश्य था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना इस विधेयक का उद्देश्य था। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इस विधेयक को बनाने की अनुमति हमें दी थी। ये जरूर याद रखेंगे। और इस विधेयक के तहत ही पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में आएगा, इस तरह की बातें की गई थी। क्या कहा गया था? तो जरूर याद रखेंगे, अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में आएगा। पर ऐसा नहीं हो चुका। अखिल भारतीय संघ में कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत रखे गए, उस जमाने के जो ब्रिटिश प्रांत थे वो रखे गए। उस जमाने में जो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी वो कितनी थी? 11। और कमिश्नरी क्षेत्र, ये जरूर याद रखेंगे, कमिश्नरी क्षेत्र भी रखे गए थे। कमिश्नरी क्षेत्र रखे गए थे, यानी कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? 6। और साथ में देशी रियासतें, देशी रियासतें भी रखी गई थी। इनको मिलाकर कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ये जरूर याद रखेंगे। इस के तहत ही कहा गया कि
केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। केंद्र में कैसा शासन? तो द्वैध द्वैध शासन लागू हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में पहली बार संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट इसी विधेयक के तहत आरबीआई की स्थापना हुई और इसी विधेयक में ही शक्तियों का विभाजन कुछ इस तरह से किया गया। नेक्स्ट उस समय संघ सूची, आप याद रखेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अलग अलग विषयों का उल्लेख मिला। संघ सूची में जो विषय थे वो रखे गए थे 59, राज्य सूची में जो विषयों की संख्या थी वो रखी गई थी। जरूर याद रखेंगे, संघ सूची में 59 विषय थे तो राज्य सूची में 54 विषय रखे गए थे। कितने विषय? 54। और समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या रखी गई थी मेरे दोस्तों, वो 36 विषय रखे गए थे। अवशिष्ट सूची पर, इस विधेयक के तहत अवशिष्ट सूची पर अधिकार बनाना, नेक्स्ट कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, विधेयक बनाने का अधिकार दिया गया था। किसे दिया गया था? तो जरूर याद रखेंगे, वायसराय को दिया गया था। और सबसे बड़ा प्रश्न, नेक्स्ट कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में हमें आर्टिकल कितने मिले, अनुच्छेद कितने मिले? तो 321 आर्टिकल मिले। और इसमें हमें जो अनुसूचियों की संख्या मिली, ये जरूर याद रखेंगे, किसकी संख्या? नेक्स्ट अनुसूचियां, अनुसूचियों की जो संख्या मिली, अनुसूचियों की संख्या कितनी मिली? तो जरूर याद रखेंगे 10। और इसमें हमें जो भागों का वर्णन मिला, कितने भाग मिले? ये जरूर याद रखेंगे, भाग कितने मिले? तो भाग मिले 14, जो वर्तमान भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कहलाता है। दोस्तों, वर्तमान भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, जो 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट नेक्स्ट जॉर्ज पंचम की अनुमति से बनाया गया था। ये जरूर याद रखेंगे। अखिल भारतीय संघ का अस्तित्व यहाँ पे स्थापित किया जाएगा और इसमें नेक्स्ट देखिए कि 3 पोर्शन शामिल किए गए। कौन कौन से? ब्रिटिश प्रांत शामिल किए गए जो उस समय 11 थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र शामिल किए गए जो 6 थे, और लगभग 500-550 से अधिक देशी रियासतें थी, उन्हें भी शामिल कर कर ये कार्य किया गया था। पर जरूर याद रखेंगे, इसका अस्तित्व, इसको अस्वीकार कर दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे गला सड़ा संविधान कहा था मेरे दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे क्या कहा था? गला सड़ा संविधान कहा था। तो जरूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्तां का संविधान कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? गला सड़ा संविधान। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्तां का संविधान कहा था। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। ये अच्छा टॉपिक है और काफी बार इस टॉपिक से प्रश्न बन चुके हैं। चलो, संविधान सभा की बातों को सबसे पहले अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया? ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम बताते हैं, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव कब आया है? अगस्त प्रस्ताव, तो जरूर याद रखेंगे, अगस्त 1940 में आया है अगस्त प्रस्ताव। कब आया अगस्त प्रस्ताव? 8 अगस्त 1940 को। ये जरूर याद रखेंगे। उस समय जो वायस राय है, वायस राय के रूप में कार्य कर रहे हैं कौन? तो जरूर याद रखेंगे, लॉर्ड लीना लिथगो। लॉर्ड नेक्स्ट लीना लिथगो, लॉर्ड लीना लिथगो उस समय हमारे वायसराय थे, जो 1936 में वायसराय बने थे और 1943 में 43 तक वायसराय रहे थे। लॉर्ड लीना लिथगो के समय में 8 अगस्त, ये जरूर याद रखेंगे, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव आया जिसे इतिहास में क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ये जरूर याद रखेंगे। इस अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें क्या कहा कि भारतीय व्यक्ति अपने लिए एक संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं और इस संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट क्या होंगे? मुख्यतः भारतीय व्यक्ति, और भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, यानी भारत क्या बन जाएगा? भारत बन जाएगा एक डोमिनियन स्टेट। क्या बन जाएगा? डोमिनियन स्टेट। ये जरूर याद रखेंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किस सब्जेक्ट में, किस प्रस्ताव में यह स्वीकार किया था कि मुख्यतः भारतीय व्यक्ति होंगे? तो इसमें मुख्यतः शब्द का प्रयोग किया गया था। मुख्यतः भारतीय व्यक्ति
भारतीय व्यक्ति संविधान सभा में शामिल किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। और भारत के विषय में क्या लिखा है इन्होंने? भारत के विषय में लिखा कि भारत एक औपनिवेशिक स्वराज्य के रूप में स्थापित होगा। भारत एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में स्थापित होगा। किस रूप में? यानी डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक राज्य के रूप में स्थापित होगा। औपनिवेशिक स्वराज्य के रूप में स्थापित होगा, यानी भारत एक डोमिनियन स्टेट के रूप में स्थापित होगा। किस रूप में? डोमिनियन स्टेट। ये जरूर याद रखेंगे, औपनिवेशिक राज्य के रूप में स्थापित होगा। औपनिवेशिक राज्य या डोमिनियन स्टेट उसे कहते हैं दोस्तों जिस देश में किसी दूसरे देश का कानून लागू हो, जिस देश में किसी दूसरे देश का कानून लागू हो। अंग्रेजों ने हमें कहा आप अपने लिए स्वतंत्रता, अपने लिए एक संविधान सभा बना लीजिए और अपना एक संविधान लिख लीजिए, मगर जो संविधान आप लिखोगे उसमें हमारे कानून चलेंगे। यानी हम आपको आजादी तो दे देंगे, पर जो आपका प्रथम नागरिक होगा ना, वो ब्रिटेन की महारानी होगा। ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से मुस्लिम लीग ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसे क्या कर दिया था? अस्वीकार। तो कहा गया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में एक और मिशन आया जिस मिशन को नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्स मिशन। ये जरूर याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन के बारे में कहा जाता है, आप याद कीजिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय, उस प्रधानमंत्री का जो नाम था वो था मेरे दोस्तों चर्चिल। क्या नाम था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन का जो मुख्य उद्देश्य बताया जाता है वो बताया जाता है दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता। क्रिप्स मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता। ये जरूर याद रखेंगे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जरूर याद रखेंगे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को गठित किया गया था। कब? 22 मार्च 1942 को। ये जरूर याद रखेंगे। जो ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स है, ये जरूर याद रखेंगे, ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन में 4 सदस्य आए थे, उनके ये अध्यक्ष थे भाई। क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य आए हैं? 4 सदस्य आए हैं, उनके ये अध्यक्ष थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये सर स्टैफर्ड जो क्रिप्स नामक व्यक्ति था, इसकी विशेषता क्या थी? इंग्लैंड में मजदूर दल का नेता था ये। इंग्लैंड में मजदूर दल का नेता था ये। दूसरी बड़ी विशेषता, ये कैबिनेट में मंत्री भी था। ये चर्चिल की कैबिनेट में मंत्री भी था। और तीसरी बड़ी विशेषता, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये समर्थक था। ये जरूर याद रखेंगे। इस क्रिप्स मिशन के तहत चर्चिल ने क्या कहा कि हमें दूसरा विश्व युद्ध जीतने दीजिए, हमें नेक्स्ट युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने दीजिए, युद्ध को जीतने दीजिए। यानी क्या प्राप्त करने दीजिए? विजय। उसके बाद आप संविधान सभा बना सकते हो। यानी दूसरा विश्व युद्ध, चर्चिल ने क्रिप्स मिशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था, क्या कहा था? अगर आप हमारी दूसरे विश्व युद्ध में सहायता करते हैं और दूसरा विश्व युद्ध हम जीतते हैं तो आप अपने लिए एक संविधान सभा बना सकते हो। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो बातें हमें अगस्त प्रस्ताव में मिली, वैसी ही बातें हमें कहां पे मिली? क्रिप्स मिशन में मिली। इसीलिए कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण डेट जो आपको याद रखनी है, 4 जुलाई। नेक्स्ट, 4 जुलाई 1942 की बातें हैं। ये जरूर याद रखेंगे। कब की बातें हैं? 4 जुलाई 1942 को। और स्थान कौन सा है? स्थान है मेरे दोस्तों वर्धा। वर्धा कहां पे है? महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 4 जुलाई
1942 को, ये जरूर याद रखेंगे, वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस ने एक कार्यकारिणी समिति में क्या कहा था अंग्रेजों अब भारत छोड़ना पड़ेगा आपको। कांग्रेस ने एक कार्यकारिणी समिति में क्या कहा था, अंग्रेजों अब भारत छोड़ना पड़ेगा आपको, ये जरूर याद रखेंगे। और इसी विषय को जीवित रखते हुए, नेक्स्ट इन्हीं बातों को जीवित रखते हुए 8 अगस्त, आप जरूर याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, जिसे इतिहास में क्या कहा गया था, ये जरूर याद रखेंगे, अगस्त क्रांति का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? अगस्त क्रांति। क्रिप्स मिशन के बाद की ये घटना है, ये जरूर याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन के बाद की ये घटना है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? ग्रेट पर्सनैलिटी महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू किया था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था, ये जरूर याद रखेंगे। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था भाई? करो या मरो का नारा दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है दोस्तों? डेट याद रखेंगे, 9 अगस्त। 8 अगस्त को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। ये मैं 2 प्रश्न बता रहा हूं आपको। अगर आपसे ये थोड़े दिन पहले आपके एसएससी में यही प्रश्न पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किसने किया था 9 अगस्त को? तो ग्रेट पर्सनैलिटी महात्मा गांधी जी ने। और क्रिप्स मिशन के बाद की ये घटना है। धीरे धीरे समय निकलता रहा और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की बातें हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहा गया कि ब्रिटेन में चुनाव हुए। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन में चुनाव हुए। कहां पे चुनाव हुए भाई? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में चुनाव हुए। और चुनाव में ध्यान रखेंगे, चुनाव में जो सरकार बनी वो बनी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की घटना बता रहा हूं मैं आपको। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत यानी उसके बाद में ब्रिटेन में चुनाव हुए और लेबर पार्टी की सरकार बनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली की वो कहानी सुनिए ध्यान से, जबरदस्त। क्लीमेंट एटली के बारे में कहा गया कि क्लीमेंट एटली ने, एक महत्वपूर्ण डेट जो आपको याद रखनी है, जो एग्जामिनर काफी बार पूछ चुका है, क्लीमेंट एटली ने नेक्स्ट हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का निमन सदन है। ये ब्रिटेन के निमन सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली ने, आप याद रखेंगे, नेक्स्ट 14 तारीख की बातें हैं। कब? 14 मार्च 1946 को। 14 मार्च 1946 को क्या कहा था? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें इतिहास में अमर हो गई थी। कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, भारतीयों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम भारतीयों को क्या देंगे? स्वतंत्रता देंगे। ये जरूर याद रखेंगे। ये क्या डेट थी? 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली ने जो लाइनें बोली थी वो लाइनें अमर हो गई थी कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। क्लीमेंट एटली ने क्या कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। इन्होंने कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। ये लाइनें दोस्तों अमर हो गई इतिहास में।
और क्लीमेंट एटली ने ही क्या कहा, एक दल बनाया सर पैथिक लॉरेंस। नंबर 1 याद रखेंगे, सर पैथिक लॉरेंस। कौन है ये सर पैथिक लॉरेंस? ये है भारत सचिव, भारत सचिव नंबर 2। दूसरा है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये वही है जो क्रिप्स मिशन में आए थे। कौन है ये? नेक्स्ट सर स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में कहा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यापार मंडल के अध्यक्ष या व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और तीसरा नाम है एवी एग्जलेंडर, ए वी अलेक्जेंडर। कौन है ये? ये है नौसेना प्रमुख। ये 3 सदस्य दल भारत आया। इस 3 सदस्य दल को भारत में एक विशेष नाम दिया गया। ये दल भारत कब आया था? तो जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट भी पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट डेट याद रखेंगे, ये 14 मार्च है और वो 24 मार्च है। 24 मार्च 1946 को ये दल कहां पहुंचा? ये दल पहुंचा दोस्तों दिल्ली। और इस दल को क्या नाम दिया गया? इतिहास में इस दल को नाम दिया गया नेक्स्ट कैबिनेट मिशन। क्या नाम दिया गया? कैबिनेट मिशन का नाम इसे दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतिहास की अमर लाइनें मैं लिख रहा हूं, ये जरूर याद रखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में सरकार बनी। ब्रिटेन में किसकी सरकार बनी? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी मेरे दोस्तों। और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 को कहा कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। और उन्होंने अपने 3 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भारत भेजा। सर पैथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी एग्जलेंडर ये नौसेना के मंत्री थे। कौन थे? नौसेना के मंत्री थे मेरे दोस्तों। इन तीनों व्यक्तियों को भारत भेजा और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन पहुंच गया अपना दिल्ली में। ये जरूर याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन के बारे में कहा गया कि कैबिनेट मिशन ने, जरूर याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा? 16 मई, आप याद रखेंगे इतिहास की ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना करनी है और संविधान सभा का गठन करना है। इसकी 2 बातें भारत में, इन्होंने कहा कि भारत में नेक्स्ट अंतरिम सरकार की स्थापना करना, भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना करना और भारत में संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन करना, ये जरूर याद रखेंगे। ये 2 कार्य इन्होंने बताए हमें। कब? डेट क्या है? 16 मई 1946 की बातें हैं। और इन्होंने कहा कि भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना करनी है और संविधान सभा का गठन करना है। ये 2 कार्य इन्होंने बताए। तो कैबिनेट मिशन के कहने पर ही, जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी योजना के तहत? एग्जामिनर पूछता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट
मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा की स्थापना हुई। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया मेरे दोस्तों। डेट क्या है? संविधान सभा का गठन कब हुआ है? तो जरूर याद रखेंगे, संविधान सभा का गठन हुआ है जुलाई 1946 में, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 10 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र से एक व्यक्ति को बुलाना है। 10 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र से एक व्यक्ति को बुलाना है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मत पद्धति के आधार पर निर्वाचित किया गया था। एकल संक्रमणीय आनुपातिक नेक्स्ट मत प्रणाली से इन्हें चुना गया था, और ये प्रांतों से आए थे, सारे के सारे चुन के। कहां से आए थे ये? प्रांतों से। 10 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र से एक बुलाना था। तो उस समय जो हमारी जनसंख्या थी लगभग वो 40 करोड़ जनसंख्या थी। तो कैबिनेट मिशन ने ये निश्चित किया कि कितने व्यक्तियों को हमें बुलाना है। तो जरूर याद रखेंगे कितने व्यक्तियों को बुलाना है। तो जो उस जमाने के ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, ठीक है। और देसी रियासतें, देसी रियासतों से 93 सदस्य। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4। जो चीफ कमिश्नरी है ना, उसमें कौन है? नंबर 1 है, जरूर याद रखेंगे, अजमेर मारवाड़ा। नंबर 2 है, कौन सा है? दिल्ली। नंबर 3 है, कौन सा है? कुरग। और नंबर 4 है, कौन सा है? बलूचिस्तान। ये जरूर याद रखेंगे, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। कौन कौन से? अजमेर मारवाड़ा, दिल्ली, फिर उसके बाद में कौन सा है? कुर्ग कर्नाटक में, और बलूचिस्तान कहां पे है? पाकिस्तान में। तो कुल मिला के संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य बनाए गए? तो जरूर याद रखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में कुल सदस्य 389। ये 389 कहां से थे मेरे दोस्तों? 292 थे, ब्रिटिश प्रांत थे। उस समय जो ब्रिटेन के स्टेट थे वहां से 292 सदस्य थे। 93 सदस्य थे देशी रियासतों से। जो देशी रियासतें थी उस समय छोटे छोटे रजवाड़े थे जिनकी संख्या 550 से भी ज्यादा थी, 562 थे। ये यहां से थे 93 सदस्य। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे 4, नेक्स्ट अजमेर मारवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान, यहां से भी 4 सदस्य थे। कुल मिला के कितने सदस्य आए? 389 सदस्य आए मेरे दोस्तों। अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने डिस्कस करूंगा जो आपको याद रखने हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिख रहा हूं हरियाणा जीके का, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ठाकुर भार्गव दास, और एक व्यक्ति है ग्रेट पर्सनैलिटी रणवीर सिंह हुड्डा। ये 2 व्यक्ति संविधान सभा में कहां से संबंध रखते हैं? तो जरूर याद रखेंगे, ये 2 व्यक्ति संविधान सभा में हरियाणा से संबंध रखते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, ठाकुर भार्गव दास और रणवीर सिंह जी हुड्डा संविधान सभा में कहां से संबंध रखते हैं? तो ठाकुर भार्गव दास और रणवीर सिंह जी हुड्डा हरियाणा से संबंध रखते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, पहला मेरा प्रश्न जो आपको याद रखना है। अब कुछ बच्चे मेरे को कहेंगे, सर पंडित श्रीराम शर्मा का नाम भी हमने पढ़ा है, हिंदी विकिपीडिया पे पंडित श्रीराम शर्मा का नाम जरूर लिख रखा है,
पर अंग्रेजी विकिपीडिया पे पंडित श्रीराम शर्मा का नाम कहीं पे नहीं है। मैंने उनकी पूरी जीवनी पढ़ी है, उनकी जीवनी में भी संविधान सभा के विषय को लेकर उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। तो जहां तक मेरा विचार है, हो सकता है मैं गलत हूं, जहां तक मेरा विचार है, संविधान सभा में कितने व्यक्ति हमारे हरियाणा के थे? तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, आप दो के साथ जाएंगे, ठाकुर भार्गव दास और रणवीर सिंह जी हुड्डा थे, वो अपने हरियाणा से थे संविधान सभा में, ये जरूर याद रखेंगे। पहला। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा में कितने मनोनीत सदस्य हुए थे? मनोनीत सदस्य संख्या, ये जरूर याद रखेंगे। जो मनोनीत हुए थे उनकी संख्या थी 93। जो देशी रियासतों के बंदे थे, ये सारे के सारे मनोनीत हुए थे। संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य हुए थे? निर्वाचित सदस्य संख्या। अब जो निर्वाचित सदस्य संख्या है वो याद रखेंगे 292 प्लस 4, 296। ये जरूर याद रखेंगे आप। कितने व्यक्ति निर्वाचित हुए थे जिनका इलेक्शन हुआ था, उनकी संख्या कितनी थी? 296। ये जरूर याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सदस्य संख्या से संबंधित प्रश्न बना रहा हूं, सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य संख्या, निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? तो जरूर याद रखेंगे 296। निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 296। अब इस 296 को बांटिए आप। नंबर 1, पहला प्रश्न है कांग्रेस। कांग्रेस के कितने? ठीक है, एक मिनट। कांग्रेस, कांग्रेस के कितने? 208। दूसरा प्रश्न है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के कितने हैं? तो जरूर याद रखेंगे 73। तीसरा प्रश्न है अन्य, अदर पार्टी, अन्य पार्टीज, अन्य पार्टी के कितने हैं? 15। कुल मिला के हो गए आपके 296। अगर ये प्रश्न बन जाए कि संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य थे, तो कांग्रेस के सदस्य थे 208, मुस्लिम लीग के सदस्य थे 73 और अन्य कितने थे? 15। ये जरूर याद रखेंगे। फिर एग्जामिनर पूछेगा आपसे सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग के कितने बताए गए? जो जिन्होंने अपना कोई भी धर्म नहीं बताया था, जो सामान्य बता रहे थे आपको, अपने आप को धर्म निरपेक्ष बता रहे थे, उनकी जो संख्या थी वो संख्या थी 279। जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष बता रहे थे, जो किसी भी धर्म का नहीं बता रहे थे, सॉरी, उनकी संख्या थी 213। सॉरी, संख्या थी कितनी? 213। 213, ये जरूर याद रखेंगे। जो सामान्य वर्ग के अपने आप को बता रहे थे वो कितने थे? 213। जो मुस्लिम सदस्य थे संविधान सभा में, एक मुस्लिम लीग के सदस्य और एक मुस्लिम सदस्य थे जो संविधान सभा में, उनकी संख्या थी 79। और जो सिख समूह के सदस्य थे, सिख संप्रदाय, उनकी संख्या थी 4। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे। अगर यहां से पूछ ले तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? 296। ये भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, ये जरूर याद रखेंगे। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, ये पार्टी जीते हुए कैंडिडेट हैं और ये किसी न किसी संप्रदाय के हैं।
जैसे अपने आप को सनातन धर्म के बता रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म के बता रहे हैं या फिर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, उनकी संख्या 213 है। जो मुस्लिम के सदस्य बता रहे हैं उनकी संख्या 79 है। और जो सिख समूह के व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी बताई जा रही है? तो उनकी संख्या बताई जा रही है केवल 4। ठीक है। अब संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे। और ये सदस्य संख्या देखते हुए सर जॉन साइमन साइमन ने क्या लिखा है? सर जॉन साइमन ने, ठीक है, हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि सर जॉन साइमन ने कहा था ये तो एक ही जाति की सभा है। भारतीय संविधान सभा एक ही जाति की सभा है। ये हमें गुरुदेव महोदय ने बताया है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। सर जॉन साइमन ने, जो कांग्रेस की सदस्य संख्या ज्यादा थी, तो कांग्रेस की सदस्य संख्या देखते हुए सर जॉन साइमन ने इसे एक ही जाति की सभा कहा था। यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, अनुसूचित जाति, जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी के कितने सदस्य हैं और एसटी के कितने सदस्य हैं, ये जरूर याद रखेंगे। एससी के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? तो जरूर याद रखेंगे, उनकी सदस्य संख्या थी 26। और जो एसटी के सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? तो जरूर याद रखेंगे, उनकी सदस्य संख्या थी 33। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कितने एससी के बंदे थे, कितने एसटी के बंदे थे। तो एससी के कितने बंदे थे भाई? 26। और एसटी के कितने बंदे थे? तो जरूर याद रखेंगे आपका 33। अब 3 प्रश्न लिखूंगा मैं अलग अलग, ये जरूर याद रखेंगे। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं कि भारत विभाजन की घोषणा के बाद संविधान सभा सदस्य संख्या क्या थी? संविधान सभा सदस्य संख्या क्या? ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बन चुका है, क्योंकि आप याद कीजिए फरवरी 1947 में भारत विभाजन की घोषणा की गई थी। तो भारत विभाजन सदस्य संख्या क्या थी? भारत विभाजन की घोषणा के बाद सदस्य संख्या क्या थी? तो याद रखेंगे 235 प्लस नेक्स्ट 79। ठीक है, 235 प्लस 79, ये सॉरी 89, ये सदस्य संख्या थी 324। कितने थे? 324। अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो भारत विभाजन की घोषणा के बाद, देखो मैंने क्या कहा है कि भारत विभाजन की घोषणा के बाद, भारत विभाजन की घोषणा के बाद संविधान में सदस्य संख्या क्या थी? तो 324। इसमें नेक्स्ट ब्रिटिश प्रांतों के कितने हैं? 235। देशी रियासतों के कितने हैं? 89। और नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या बना, जरूर याद रखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद सदस्य संख्या के बाद संविधान सभा में सदस्य संख्या, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सदस्य संख्या क्या? तो जरूर याद रखेंगे, अब हो जाएंगे कितने? 229 प्लस 70 यानी 299। ये जरूर याद रखेंगे आप। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य है? 389, 389। मगर भारत विभाजन की घोषणा के बाद सदस्य संख्या कितनी हो गई? 324 हो गई।
कितनी हो गई 324, और स्वतंत्रता के बाद कितने हो गए 299। यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। पर विशेष प्रश्न आप याद रखेंगे संविधान पर। संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो फिर सदस्य संख्या अलग आ जाएगी 284। ये देखो अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एग्जामिनर अलग अलग ही पूछता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। सदस्य संख्या 389, ठीक है। अब देखो अलग अलग प्रश्न, सदस्य संख्या कितनी बताई मैंने 389, ठीक है। मनोनीत कितने 93, निर्वाचित कितने 296, फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा कांग्रेस के कितने 208, मुस्लिम लीग के कितने 73, फिर उसके बाद में अन्य पार्टीज के कितने 15, फिर अपने आप को जो धर्मनिरपेक्ष बता रहे थे वो कितने थे 213, और मुस्लिम धर्म के अपने आप को कितने बता रहे थे, तो जरूर याद रखेंगे 79। सिख समूह के कितने थे 4 थे। एससी की कितनी सीटें कितने थे 26, एसटी के कितने 33। भारत विभाजन की घोषणा के बाद कितने हुए 324, और स्वतंत्रता के बाद कितनी सदस्य संख्या हो गई, तो जरूर याद रखेंगे 389। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। एक और विशेष प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्य संख्या कितनी थी 207। संविधान के पहले सत्र में संविधान सभा के पहले सत्र में, सत्र कब शुरू हुआ 9 दिसंबर को शुरू हुआ, कब तक चला 23 दिसंबर तक 1946 में, ठीक है 1946 में। ये जरूर याद रखेंगे। पहले सेशन में पहले सेशन में सदस्य संख्या क्या थी, तो पहले सत्र में सदस्य संख्या कितनी थी 211। ये अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, और ये आपको अलग अलग ही याद रखनी है, और एग्जामिनर काफी बार इस टॉपिक से प्रश्न बनाता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। काफी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के ये प्रश्न होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो 211। अब एक विशेष प्रश्न लेके आ रहा हूं मैं, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, महिलाओं की संख्या। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या क्या थी, तो महिलाओं की संख्या है निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित है 14, मनोनीत है 1, जरूर याद रखें। कुल कितनी महिलाएं थी 15। संविधान सभा की प्रथम बैठक में संख्या, महिलाओं की क्या संख्या है, तो प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या है 10, और संविधान पर हस्ताक्षर किए कितनी महिलाओं ने, तो जरूर याद रखेंगे 12, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बन जाए तो आप जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा के लिए 12। नंबर 1 सरोजनी नायडू, ये सबसे महत्वपूर्ण महिला। नंबर 2 सुचेता कृपलानी। नंबर 3, ठीक है, सुचेता कृपलानी के बाद हंसा जीवन राय मेहता।
हंसा, जीवन राय मेहता। नंबर 4, कमला चौधरी। यहां से प्रश्न बनते हैं बहुत बार, ये नाम आपको याद रखने हैं, कंठस्थ कर लो ये नाम सारे। नंबर 5, मालती चौधरी। नंबर 6, लीला रॉय। ये नाम बहुत ही बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आप जरूर याद रखेंगे। नंबर 7, पूर्णिमा पूर्णिमा बैनर्जी। नंबर 8, अम्मू स्वामी नाथन। मैं पहले वो 10 महिलाएं लिख रहा हूं जो पहली बैठक में शामिल थी, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नंबर 9, दक्षयानी वेला युधन। और नंबर 10, दुर्गाबाई देशमुख। अब एक विशेष प्रश्न, ये जो 10 महिलाएं हैं, ये संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल थी, ये जरूर याद रखेंगे। ये 10 महिलाएं ये संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल थी। और जो 5 महिलाएं जो पहली बैठक में शामिल नहीं हुई, वो कौन सी 5 महिलाएं थी? तो नंबर 1, विजय लक्ष्मी पंडित। नंबर 2, राजकुमारी अमृत कौर। नंबर 3, रेणुका रे। नंबर 4, बेगम अयाज रसूल। नंबर 5, एक मिनट, अनी मसेकर हैं। नंबर 5, एनी मसेकर। ये थी 15 महिलाएं मेरे दोस्तों, ये 15 महिलाएं थी। पर जो ये 5 महिलाएं हैं, ये संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुई है, ये जरूर याद रखेंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ तो मुस्लिम लीग नहीं आया था, और जो आपकी मनोनीत सदस्य शामिल हुए थे तो मनोनीत नहीं आई थी, ठीक है। जो है ना, ध्यान दीजिए, यहां से 3 प्रश्न मैं बनाऊंगा विशेष, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल के आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जो मैंने ये दक्षयानी नाम लिखा है ना, ये संविधान सभा की एकमात्र महिला थी, नेक्स्ट एससी कैटेगरी से, यानी अनुसूचित जाति के महिला थी। और जो ये बेगम एजाज रसूल है ना, ये मुस्लिम लीग की थी और ये एसटी की महिला थी, ये जरूर याद रखेंगे। तो एसटी की महिला कौन थी या मुस्लिम लीग की कौन थी? बेगम एजाज रसूल। और जो एससी की महिला थी वो कौन थी? ये अनुसूचित जाति से संबंध रखने, यानी दक्षयानी बेला युधन, ये जरूर याद रखेंगे। और मुस्लिम लीग की थी बेगम एजाज रसूल, ठीक है। और जो एनी मसेकर है ना, ये आप याद कीजिए, मैंने एक ये लिखा है मनोनीत, तो ये मनोनीत थी, मनोनीत, ठीक है। कहां से? त्रावणकोर। ये त्रावणकोर कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, केरल में।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। और जो ये राजकुमारी अमृत कौर मैंने लिखा है ना मेरे दोस्तों, ये विशेष प्रश्न बताता हूं मैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी, ये जरूर याद रखेंगे। ये प्रश्न बड़े जबरदस्त प्रश्न है और एग्जाम में काफी बार पूछता है। नेक्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर भारत के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली सदस्य थी। और नेक्स्ट जी दुर्गाबाई बोलते हैं इनको, दुर्गाबाई देशमुख, ये जरूर याद रखेंगे, ये नियमन समिति की सदस्य थी। तो इस तरह से महिलाओं की संख्या से संबंधित हमारे एग्जाम में बड़े जबरदस्त प्रश्न बनते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के ये पूरा चित्र आपको याद रखना है, एग्जामिनर काफी बार ये प्रश्न बनाता है, ये जरूर याद रखेंगे। सदस्य संख्या का टॉपिक चल रहा था मेरा, और मैं बता देता हूं विशेष दो बड़े नाम हमारे गुरुजी ने हमें ये नाम बताए हैं, और आप ये नाम याद रखेंगे। एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट प्रसन्न देव रैकुट, प्रसन्न देव रैकुट। जो ये प्रसन्न देव रैकुट नाम का व्यक्ति है, ये कहां से संबंध रखता है? ये संविधान सभा के लिए निर्वाचित होकर बंगाल से आया है। पर इस व्यक्ति की विशेषता क्या है? संविधान सभा की एक भी बैठक में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की एक भी बैठक में भाग नहीं लिया था, ये जरूर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक से पहले ही मेरे दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए जरूर याद रखेंगे। जब जेबी कृपलानी ने पहली बैठक में सभा को संबोधित किया था, उसी समय सबसे पहले इस प्रसन्न देव रैकुट को 2 मिनट का मौन दिया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। ये अच्छा प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम का, ठीक है। प्रसन्न देव रैकुट को 2 मिनट का मौन दिया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। और संविधान सभा की अंतिम बैठक, अब जब अंतिम बैठक की बात करें, नेक्स्ट उस बैठक में भी 2 व्यक्ति संविधान सभा में शामिल हुए थे, उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, आर बी कुम्हार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी एस परमार। ये 2 व्यक्ति संविधान सभा की अंतिम बैठक में शामिल हुए थे, ये जरूर याद रखेंगे, ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट, अगर ऐसा कोई प्रश्न बन जाए तो ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। और काफी बार इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। थोड़ी सी मेरी क्लास ये लेंथी हो गई, तो कल वाली कक्षा में मैं, अगली जो कक्षा होगी उसमें संविधान सभा की बैठकें, अंतरिम सरकार और आपका नेक्स्ट क्या नाम लेते हैं, उद्देश्य समिति, प्रस्तावना, प्रियम्बल वगैरह, ये प्रारूप समिति वगैरह, ये सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा अगली कक्षा में। थोड़ी सी मेरी क्लास लंबी हो गई, तो ये जो टॉपिक है हम 2 क्लासों में रखेंगे दोस्तों। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आपके एसएससी सीजीएल या फिर कोई आपका एचएसएससी या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई आरपीएससी है, कोई पंजाब का है, किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, तो मेरी इस एक क्लास से संविधान सभा का कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। अभी ये क्लास आदि बनाई है मैंने, आदि अगली कक्षा में मैं बनाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, ये क्लास आप जरूर देखेंगे, मैंने बहुत मेहनत की है इस पूरी क्लास पर, और मैंने मेरे गुरुजी की सहायता भी इस क्लास में ली है, तो जरूर याद रखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।